हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी आर्म पॉइंट। मेरा नाम आनंद है और आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 6 की एनसीईआरटी बुक हिस्ट्री का चैप्टर 1 जिसका नाम है क्या, कब, कहाँ और कैसे। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने अपने नोट्स के थ्रू वो सभी पॉइंट्स कवर करने की कोशिश की है जो हमारे एग्जाम या फिर किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो चैप्टर की शुरुआत रशीदा के सवाल से होती है। वह पूछती है कि जब वो अखबार पढ़ रही थी तो उसने पढ़ा कि 100 साल पहले। तो वो पूछती है कि 100 साल पहले क्या हुआ था, इसके बारे में हम कैसे जान सकते हैं। अगर कल क्या हुआ या फिर एक हफ्ते पहले क्या हुआ इसके बारे में तो हम जान सकते हैं, या फिर किसी से पूछ सकते हैं, या फिर अखबार या टेलीविज़न या फिर रेडियो में उसको देख सकते हैं। लेकिन 100-200 साल पहले क्या हुआ इसके बारे में हम कैसे जान सकते हैं, तो इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले देखते हैं कि हमें अतीत के बारे में क्या जान सकते हैं। ठीक है, तो अतीत के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है, जैसे लोग क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे। साथ ही साथ उस टाइम के जो बच्चे होते थे वो कौन से खेल खेलते थे, कौन सी कहानियाँ सुना करते थे, या फिर कौन से नाटक देखा करते थे, या कैसे गीत गाते थे। इन सब के बारे में जाना जा सकता है। अब क्वेश्चन आता है कि लोग कहाँ रहते थे। तो देखो, जहाँ लोग ऐसी जगह रहते थे जहाँ उनको खाना पानी दोनों मिलता हो। तो आप देखोगे कि अधिकतर जो नगर सभ्यताएं हैं या फिर जो गांव है वो नदियों के किनारे ही बसे थे। तो ऐसा ही है कि कई लाख साल पहले जो हमारी नर्मदा नदी है उसके तट पे भी लोग रहते थे। ये क्या थे, ये कुशल संग्राहक थे तथा आसपास के जो जंगल होते थे वहाँ से फलों, जड़ों तथा अन्य चीज़ों का अपने भोजन के लिए संग्रहण किया करते थे। साथ ही साथ ये लोग क्या करते थे, जानवरों का शिकार भी किया करते थे। ये बहुत ज़्यादा कुशल शिकारी भी थे। ठीक है, अगला हमें दे रखा है दूसरा पॉइंट कि जो हमारी सुलेमान और कर्तल पहाड़ियाँ हैं, जैसा कि आप दक्षिण में उत्तर पश्चिम में देख सकते हो भारत के, कि जो ये पहाड़ियाँ हैं यहाँ पर लगभग 8000 वर्ष पूर्व सुलेमान तथा इन पहाड़ियों के क्षेत्र के जो लोग होते थे वे उन्होंने सबसे पहले गेहूं तथा जौ की फसलें उपजाना शुरू किया। ठीक है, इसके साथ साथ उन्होंने क्या किया, भेड़, बकरी, गाय, बैल जैसे पशुओं को भी पालतू बनाना शुरू किया। और ये कैसे रहते थे, ये गाँवों में रहते थे। ठीक है, तो ये तो हमारे सुलेमान और किरतल पहाड़ियों के बारे में। अब आता है तीसरा पॉइंट, जो हमारी विंध्य पहाड़ियाँ हैं उसके उत्तर में वो जो गंगा का मैदान है, वहाँ पर गंगा और उसकी सहायक नदियाँ हैं, वहाँ पर बहुत ज़्यादा उपजाऊ जमीन हुआ करती थी। तो अभी भी है। तो वहाँ पर क्या हुआ, सबसे पहले चावल को उपजाया गया वहाँ पर। ठीक है, तो जो विंध्या के जो उत्तर का क्षेत्र है वहाँ पर पहले चावल को उपजाया गया। इसके बाद आता है कि सिंधु नदी। देखो, जैसे कि आप देख सकते हैं सिंधु नदी जो है हमारे उत्तर पश्चिम में है भारत के। ये वह नदी है जो जहाँ पर सबसे पहले नगरों का विकास हुआ। ये कब हुआ, लगभग 4700 वर्ष पूर्व हुआ था। ठीक है, तो इस पर कन्फ्यूज मत होना कि जो हमारी किरथर और जो हमारी सुलेमान पहाड़ियाँ वहाँ पर सबसे पहले क्या हुआ था कि जौ और गेहूं जैसी फसलों को उपजाया गया। और जो हमारे विंध्या के उत्तरी क्षेत्र वहाँ पर सबसे पहले चावल को उपजाया गया। और हमारे जो सिंधु के नदी के किनारे सबसे पहले जो प्रारंभिक नगर हैं उनका विकास हुआ। ठीक है, अब आता है हमारी गंगा नदी। तो हमारी जो गंगा नदी है यहाँ पर क्या हुआ कि लगभग 2500 वर्ष पूर्व क्या हुआ कि सबसे पहले यहाँ पर नगरों का विकास हुआ अपने इंडिया में। ठीक है, मतलब इसके बाद जो हमारे सिंधु नदी थी उस सिंधु नदी के बाद लगभग 2500 वर्ष पूर्व क्या हुआ, यहाँ पर नगरों का विकास हुआ। तथा इसका जो दक्षिण का भाग होता था वहाँ पर मगध नामक एक साम्राज्य हुआ करता था जो बहुत बड़ा था। और यहाँ पर मतलब कि जो शासक हुए बहुत ही शक्तिशाली हुए, और वो मगध आज का क्या है, बिहार है। ठीक है, अब देखो छठा हमारे पास एक क्वेश्चन आता है कि प्राचीन काल में लोग यात्राएं क्यों करते थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसलिए भी है क्योंकि देखो उस टाइम क्या था कि यात्रा करना बहुत कठिन होता था। फिर भी वो इसके यात्रा क्यों करते थे, तो इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। पहला कारण है कि वो काम की तलाश में जाया करते थे, एक जगह से दूसरी जगह उनको यात्रा करना पड़ता था काम की तलाश में। दूसरा, जहाँ वो रहते हैं अगर वहाँ पर क्या हुआ, प्राकृतिक आपदा आ गई, बाढ़ आ गई, तो उन्हें दूसरी जगह रहने के लिए क्या करना था, यात्रा करके जाना पड़ता था। तो दूसरा कारण हो गया प्राकृतिक आपदा के कारण। तीसरा कारण हो सकता है कि अगर एक शासक दूसरे शासक के क्षेत्र में जाता है विजय मतलब कि आक्रमण करने के लिए, तभी उनको मीलों चलकर जाना पड़ता था। ठीक है, तो दूसरा हो गया कि दूसरे क्षेत्रों पर विजय हासिल करने के लिए। साथ ही साथ कुछ व्यापारी भी होते थे, वो दूसरे क्षेत्रों में व्यापार करने जाते थे, तो इसलिए उन्हें यात्रा करनी पड़ती थी। कुछ आपने सुना होगा जैन धर्म, बौद्ध धर्म, ये लोग क्या करते थे, या फिर और भी बहुत सारे धार्मिक गुरु होते थे, वो दूसरे लोगों को शिक्षा देने के लिए, उनको मतलब कि अपने जो धार्मिक विचार होते हैं उनको फैलाने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। और साथ ही साथ कुछ ऐसे लोग भी थे जो नए और रोमांचक स्थान जो होते हैं ना उनको देखने की चाह में भी दूसरे स्थानों पे जाते थे। जैसे अभी हमें को रोमांच रहता है ना कि हमें ताजमहल देखने जाना है तो हमें भी वहाँ जाना चाहिए। तो इस तरह से पुराने ज़माने में भी कुछ ऐसे लोग थे जो अच्छे अच्छे नए नई जगहों को देखना चाहते थे। ठीक है, अब देखो आता है कि हमारे देश के नाम एक नहीं है, बहुत सारे हैं। तो देश का नाम हमारे कैसे पड़ा, तो देखो पहला हमारा जो नाम है इंडिया। तो इंडिया ये कैसे शब्द निकला है, देखो ये इंडिया शब्द जो है वो इंडस से निकला है। ठीक है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। जो हमारी सिंधु नदी है ना, जहाँ सबसे पहले प्रारंभिक नगरों का विकास हुआ था, तो ये उसको कहा जाता है। ठीक है,
तो लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम से आने वाले ईरानियों तथा यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस या इंदोस कहा हुआ। देखो, तो 2500 वर्ष पूर्व क्या हुआ, ये लोग व्यापार करने के लिए या फिर बहुत से इरादों से आते थे हमारे भारत में। तो जब ये आए तो इन्होंने जो सिंधु नदी थी इसको तो इन्होंने क्या कहा, इंदोस या हिंदोस कहा, ठीक है। लेकिन नदी को तो इन्होंने इंदोस या इंदोस कहा, लेकिन इसके जो पूर्वी प्रदेश था उसको इन्होंने इंडिया कह दिया। तो धीरे धीरे करके ऐसे ही इंडिया नाम चलन में आ गया और हमारे देश का नाम क्या पड़ गया, इंडिया पड़ गया। आपने दूसरा नाम भारत भी सुना होगा हमारे इंडिया का, ठीक है। तो भारत जो है वो शब्द, उसका उल्लेख हमें ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद क्या है, हमारा जो सबसे प्राचीन वेद है ना संस्कृत का, वो माना जाता है ऋग्वेद, ठीक है। तो जैसे कि आप देख सकते हो 4 वेद है हमारे, उनमें से सबसे प्राचीन कौन सा है, ऋग्वेद है। आपको ये भी याद रखना है और चारों वेदों के नाम भी याद रखने हैं, ठीक है। तो यहाँ इसका प्रयोग किस में मिलता है, मतलब ऋग्वेद में मिलता है। और उसका प्रयोग किसके लिए किया गया है कि उत्तर पश्चिम में रहने वाले कुछ लोगों के समूह के लिए किया गया था, ठीक है। तो जो भरत नाम था, इसका उल्लेख हमें मिलता है ऋग्वेद में, जिसका प्रयोग किसके लिए किया गया था, उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए, ठीक है। अब देखो, हमें पता है कि अतीत के बारे में हम कैसे जाने। जैसे रशीदा ने भी सवाल उठाया था कि 100 साल पहले या 200 साल पहले क्या हुआ, हम कैसे जान सकते हैं, इसके बारे में हमें जानकारी कैसे मिलती है। तो उसका उत्तर यहाँ पर देखो आपको मिलेगा, ठीक है, कि अतीत के बारे में कैसे जाना जा सकता है। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो अतीत के बारे में जानने के लिए इतिहासकार जो हैं वो अनेक स्रोतों का प्रयोग करते हैं। जैसे कौन कौन से हैं स्रोत, देखो, पहला है पांडुलिपि, दूसरे अभिलेख, तीसरे पुरातत्व वस्तुएं जैसे औजार, हथियार, बर्तन और आभूषण तथा सिक्के, ठीक है। तो हम एक एक करके सबके बारे में पढ़ते हैं कि पांडुलिपि क्या होती है। देखो, क्वेश्चन में भी आपके पूछ सकते हैं कि पांडुलिपि किसे कहते हैं, तो आपकी इसकी डेफिनेशन याद रखनी है, इसका शब्द का मतलब याद रखना है। देखो, जो पांडुलिपि है इसको अंग्रेजी में मैन्यूस्क्रिप्ट कहते हैं, ठीक है। ये मैन्यूस्क्रिप्ट है वो लैटिन शब्द मैन्यू से बना है, जिसका अर्थ होता है हाथ, ठीक है। और इन्हें मतलब कि पांडुलिपियों को बुर्ज नामक पेड़ की छाल से तैयार भोजपत्र पर हाथ से लिखा जाता था, ठीक है। तो ये जो बुर्ज नामक जो पेड़ होता है ज़्यादातर पहाड़ी इलाकों में मिलता है, जैसे हिमालय पर्वत हो गया। तो इसकी छाल निकाल के क्या करता था, एक भोजपत्र तैयार किया जाता था और उस पर लिखा जाता था, ठीक है। तो इसको ही हाथ से लिखने की वजह से इसको पांडुलिपि कहा जाता है, ठीक है। अब पांडुलिपि के विपरीत को होता है अभिलेख। देखो, अभिलेख क्या होता था, ये पत्थर या धातु जैसी कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए जाते थे। इन्हें ज़्यादातर जो राजा होते थे वो लिखवाते थे या फिर बड़े बड़े व्यापारी लिखवाते थे। ज़्यादातर इनको राजा या रानियों द्वारा लिखवाया जाता था। क्यों जब वो कहीं विजय हासिल करके आते थे और अपनी प्रशंसा में क्या करते थे, उनको लिखवा के जगह जगह रखवा देते थे, ताकि जो उनकी जनता प्रजा है उनके बारे में जाने और उनकी इज्जत करें, ठीक है। तो इस तरह से ये अभिलेख होते थे, इनको कठोर सतह पर लिखवाया जाता था। जबकि पांडुलिपि होती थी उसको ताम्रपत्र, उस पर जो भोज नामक पत्र होता था, भोजपत्र, उस पर लिखवाया जाता था, ठीक है। अब देखो, पुरातत्वविद किसे कहते हैं, क्वेश्चन आता है कि पुरातत्वविद किसे कहते हैं। तो इसकी परिभाषा बहुत अच्छी है कि देखो, पुरा का मतलब होता है प्राचीन, तत्व का मतलब कोई वस्तु, और विद का मतलब उसका अध्ययन करने वाला। तो प्राचीन वस्तुओं का अध्ययन करने वाले को क्या कहते हैं, पुरातत्वविद कहते हैं, ठीक है। अब हमने बहुत सारा स्रोत नाम सुना है कि स्रोत क्या है, स्रोत क्या है। तो देखो, स्रोत कुछ नहीं है, पांडुलिपि, अभिलेखों तथा पुरातत्व से जो जानकारी प्राप्त होती है उसी को स्रोत कहते हैं, ठीक है। अब देखो, लास्ट पॉइंट हमारा बचा है तिथियों का मतलब। आपने कहीं ईसवी सन सुना होगा, कहीं ईसा पूर्व सन सुना होगा, कहीं बिफोर कॉमन ईरा सुना होगा। इस तरह के बहुत सारे वर्ड्स सुने होंगे। तो इनका मतलब क्या है, यही जानने के लिए इस पॉइंट में बताया गया, ठीक है। तो हमारे जो ईसा मसीह थे, तो उनके जन्म को हमने क्या मान लिया, 0 मान लिया, ठीक है। तो उनके जन्म से जितनी भी पहले की तिथियां थी उनको हमने क्या मान लिया, ईसा पूर्व मान लिया, ठीक है। ईसा पूर्व की तिथियां मान लिया। और उनके जन्म के बाद की जितनी भी तिथियां थी उनको ईसवी सन कहा। और इसी को हम ईसा पूर्व को क्या कहते हैं इंग्लिश में, बिफोर क्राइस्ट भी कहते हैं और बिफोर कॉमन ईरा भी कहते हैं। दोनों का मतलब एक ही है, ठीक है। और जो ईसा पूर्व, जो ईसवी सन है, इसी को इंग्लिश में हम एना डोमिनी भी कहते हैं और कॉमन ईरा भी कहते हैं, ठीक है। तो इनका भी मतलब भी एक ही है। तो अब कंफ्यूज मत होना कि ईसा पूर्व क्या होता है, ईसवी सन क्या होती है। तो ईसा पूर्व ईसा मसीह के जन्म से पहले की तारीख है और ईसवी सन ईसा मसीह के बाद की, जन्म के बाद की तारीख है, ठीक है। लेकिन इस चैप्टर में क्या बताया गया है कि आपको जो प्रारंभिक बिंदु दिया गया है वो है 2000 मान लिया गया है, ठीक है। यानी कि जब भी आप तिथियों की गणना करेंगे तो 2000 मान के चलेंगे कि आप 2000 पे खड़े हो, ठीक है। जैसे हमने पढ़ा था कि 4700 ईसा पूर्व ऐसा हुआ था। तो आप सोच रहे हो कि ये तो 2700 ईसा पूर्व हुआ था, ये 2000 कैसे बढ़ा दिया। तो 2000 यहीं से बढ़ गया है कि ये हमने 0 को ना मान के हमने अपने 2000 जो सन है उसको माना है, ठीक है, उससे माना। अगर आप देखना चाहते हो कि ईसवी सन है या फिर ईसा पूर्व सन है, तो उसमें क्या कर सकते हो, आप ये देख सकते हो ये 2000 से ज़्यादा है या कम है। अगर वो 2000 से ज़्यादा है तो यानी कि ईसा पूर्व सन की बात हो रही है, अगर 2000 से कम है तो यानी ईसवी सन की बात हो रही है, ठीक है। तो ये था हमारा चैप्टर 1 हिस्ट्री का, क्या, कब, कहाँ और कैसे।
दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना और अपने दोस्तों में शेयर करना ताकि वो भी इसका लाभ ले सकें। एंड सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको ऑल पे सेट कर लेना ताकि अगली जो हमारी नेक्स्ट वीडियो आए वो आप तक पहले से पहले पहुँचे। ठीक है, थैंक यू।